सभी का स्वागत है क्लाउडवेव इंडिया के इस नए एपिसोड में। मैं शालिनी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आभार जोहार, जय झारखंड। जी हाँ, क्लाउडवेव इंडिया के हम सफ़र बन चुके आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस नए एपिसोड में। नया एपिसोड इसलिए कि इस एपिसोड में हम आपको नए दुनिया से परिचय करवाएंगे, यानी कि कला संस्कृति जो हम जानते हैं हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, कला है, उस सबसे रूबरू करवाते हुए हम आपको एक नए सफ़र की ओर ले चलेंगे। जी हाँ, इस एपिसोड में हमने शुरू किया है, नए एपिसोड में हमारे देश के अलग अलग राज्यों के जितने भी कवि हैं, साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। तो आज ऐसे ही हमारा ये सफ़र शुरू हो रहा है और डाल्टनगंज के एक ऐसे कवि के निवास पे हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जहाँ उनका एक परिचय, वो परिचय के ना ही मोहताज हैं और ना ही हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की हम बात कर लें, कविता, रचना, गीत की बात कर लें, तो वो पीछे हैं। जहाँ तक हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और ये जो पलामू है गौरवान्वित महसूस करता है उनको पाके। जी हाँ, तो दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं प्रभाश्री भवन में, जहां प्रभाश्री में एक ऐसा व्यक्तित्व निवास करता है जिनके व्यक्तित्व की बात कर लें, उनकी गरिमा की बात कर लें तो ये कम ही होगी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, साथ ही झारखंड कला रत्न से भी सम्मानित है। हमारे पूरे झारखंड के वरिष्ठ कवि हरिवंश प्रभात जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, हम चलते हैं हरिवंश प्रभात जी से मुखातिब होंगे और उनसे ही आपकी बातें करवाएंगे। आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ कवि हरिवंश प्रभात जी। तो हरिवंश प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लाउडवेव इंडिया के इस नए एपिसोड में। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जहाँ तक हमने कहा वरिष्ठ कवि, तो इसमें बहुत सी बातें आ जाती है, तो एक बार फिर आपको प्रणाम करते हुए हम आपकी बातों से ही जानेंगे और आपका परिचय लेंगे। धन्यवाद शालिनी जी। मेरा नाम हरिवंश प्रभात है। मैं डाल्टनगंज से दूर देहात क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव का नाम पूर्व कोल्हुआ है। मैं विद्यार्थी जीवन में बहुत कठिनाइयों से पढ़ा है, ट्यूशन करके पढ़ा है और कॉलेज की पढ़ाई भी मैंने ट्यूशन करके पूरी की है। बीएससी किया है 71 में और इसके बाद 73 में मुझे नौकरी लग गई और मैं विज्ञान शिक्षक बाकी क्षेत्र में वहाँ पर नियुक्त हुआ और वहीं से हमारी शैक्षणिक जगत शुरू हुई। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जैसा कि हम जानते हैं कि थोड़ा सा आप कवि हैं और आपसे बात करने की कला भी होनी चाहिए, तो हम सभी आपसे सीखते हैं। तो एक बात मेरे जो जेहन में है कि शहर हो या गांव, बस्ती हो या वन्य प्रदेश, हरिवंश प्रभात जैसे हंसमुख गीतकार कवि हो तो कर लेता है अपनी कविता से अनुकूल माहौल। जी हाँ, ये तो सभी हमारे दर्शक भी जानते हैं। और साथ ही बंजर जमीन पर भी हरियाली छा जाती है, निराशा आशा में बदल जाती है और गम की जगह खुशियां आ जाती है। और कहा भी गया है कि जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। ऐसे में आप क्या कह सकते हैं? धन्यवाद। बात सही है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। लेकिन कवि बनने और कविता करने के पूर्व जरा मैं अपने शैक्षणिक जगत में आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ भी शिक्षक बन के गया वो सब उर्वाद क्षेत्र था। पाकी, मनातू और वहाँ बालूमाथ आदि जगहों पर, उर्वाद के जगहों पर मैं निष्ठापूर्वक पढ़ाया और अंत में मैं अपने चैनपुर प्रखंड के चांदो क्षेत्र में मैं शिक्षक और प्रधानाध्यापक रहा। और इन सब कार्यों को देखते हुए मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद मैं बच्चों के साथ इतनी मैंने लगा रहा, अपने पुत्र के समान उन लोगों को पढ़ाया और बच्चों के लिए किताबें लिखी, व्याकरण की किताबें लिखी, प्राइमर की किताबें लिखी, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, समाज विज्ञान और यहाँ तक कि
गीतों की पुस्तक मैंने लिखी, जिसे गीतों गाकर उन लोग अपने देश के भक्ति और समाज के प्रति अपनी जागरूकता लाने के लिए वो गीत गाएं। ऐसे ऐसे कार्य मैंने किया और विद्यालय का वातावरण ठीक रहे, पर्यावरण ठीक रहे, इसके लिए विद्यालय परिसर में मैंने पेड़ लगाया जिससे कि हरियाली भी वहाँ रहे। इन सब कार्यों को देखते हुए मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया और इसका मुझे फख्र है कि झारखंड में पहला व्यक्ति हूँ जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जी, ऐसे तो हम सभी झारखंड वासियों को आप फख्र है और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसे में हम कहेंगे कि इतने गत 50 वर्षों से आप हिंदी की सेवा करते आ रहे हैं। जी, 50 वर्षों से आपने सही कहा कि मैं साहित्य के क्षेत्र में आया हूँ। तो 1979 ईस्वी में मेरी पहली पुस्तक छपी है, उसका नाम है बढ़ते चरण। बढ़ते चरण के द्वारा ही उस समय बहुत कम लोगों की पुस्तकें यहाँ छपी थी। उसमें शायद एक आध दो पुस्तकें और छपी होगी। उसमें गौरव साहित्यिक मंच एक यहाँ था जिसमें कि हमको बड़े बड़े साहित्यकारों का सानिध्य मिला, जैसे कि डॉक्टर बरखोज पाठक हुए और जनार्दन द्विवेदी दीन हुए, सत्यनारायण नाटे जी हैं और जगदीश्वर प्रसाद हैं, डॉक्टर एन शरण हैं, श्यामा शरण हैं, डॉक्टर लक्ष्मी विमल हैं, दिनेश्वर प्रसाद दिनेश हैं और सिद्धेश्वरनाथ ओंकार जी हैं आदि, और विजय रंजन जी हैं आदि बड़े बड़े साहित्यकारों, और नरेश नाहर जी हैं आदि सब साहित्यकारों का मुझे सामीप्य मिला। और उसके पहले एक मंच संचालन करते थे और ऑर्गेनाइजिंग उनकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, चंद्रेश्वर प्रसाद कर्ण एक थे, वहाँ प्रोफेसर थे। उन्हीं के संगति से हम लोग को साहित्य में आगे बढ़ने का बहुत मौका मिला और उनसे बहुत कुछ हमको सीखने का मौका मिला। और इस तरह से जब मैं पलामू के बारे में, पलामू मेरी जन्मभूमि है और रामेश्वरम हुआ करते थे पहले, रामेश्वरम ने मुझे उत्साहित किया कि आप लोकगीत लिख सकते हैं, लोक भाषा में गीत लिखिए जिसे कि लोग जुबान पर उसको रख लें। तो उसी समय मैंने कहा कि जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले, वो गीत मैंने लिखा और जो कि बच्चों को भी विद्यालय में भी ये गीत गाया गया और मेरे गीत को काफी प्रसिद्धि मिली। जी, आपकी बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो हमारी बातों को आपने कम कर दिया कि पलामू के आप वरिष्ठ हमारे कवि भी हैं और ऐसे में देखने में जो आपने कहा कि रुक रुक रे परदेसी पलामू जिला देख ले, तो इस जो आपका ये संग्रह है काफी प्रचलित भी हुआ और सबकी जुबान पे भी, हमारे ख्याल से छोटे छोटे जो बच्चे भी हैं, अगर उनके दादा जो हैं वो भी सुना चुके हैं उन बच्चों को। और एक आपकी जो रचना है वो बहुत अपने आप में हमें मतलब हमें गर्व होता है सुन के कि आपकी जो रचना है जिसे सुनकर या पढ़कर हमें खुद पे गर्व होता है। न तख्त चाहिए न हमें ताज चाहिए, न मुल्क चाहिए न हमें राज चाहिए, जो दबाए ना दबे किसी के जुर्म से, वो बुलंद आज की आवाज चाहिए। जी, इस पे मैं ये आपसे जानना चाहूंगी इस कविता से, यानी कि आज की ये आवाज है, ये तब की भी थी जब आपने इसके लिखा था और अब भी है, तो कहीं ना कहीं युवाओं पर भी एक इशारा होता है। आज की आवाज में हम एक युवा को भी जोड़ते हैं। मैं युवाओं को या युवाओं के लिए ही लिखता हूँ। क्या बात? हमारा देश युवाओं का देश है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सब युवाओं पर आधारित है। युवा हमारे अगर कर्मठ रहेंगे, चरित्रवान रहेंगे, तो हमारे देश का, हमारे समाज का होगा, उन्नति होगी और उसकी भलाई होगी। इसलिए युवाओं को प्रेरित करते हुए मैं लिखता हूँ। और पलामू चूँकि हमारी जन्मभूमि है, तो हम वैसे आदमी हैं कि जन्मभूमि को भूलते नहीं हैं। हम कहा गया है कि दिया तले अंधेरा होता है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ पहले उस जमीन को मैं प्रेम करता हूँ, जमीन के प्रति मैं कविता करता हूँ, रचना करता हूँ, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। उसी तरह से मेरे पलामू गीत उसी में है। और युवाओं के लिए भी मैंने गीत लिखा है, वो बाद अगले क्रम में और मैं बताऊंगा। जी, और कहते हैं कि लेखन में शहर के प्रसिद्ध कवि, किसी एक कवि की अगर हम बात कर लें तो सबकी जुबान पे आपकी ही
चर्चे होते हैं और आपका नाम आता है। जी। ऐसे में आपने अपने सफर, शुरुआती सफर के बारे में बहुत बातें हमें बताई, हमारे दर्शकों से आपने कही। ऐसे में आज के परिवेश में जो हमारी लेखनी है, जो हमारी कला संस्कृति है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम सिर्फ कविता क्षेत्र में बतावेंगे जी। और अधिक कलाओं के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कविता के क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि अभी पहले की अपेक्षा अभी लेखकों कवियों की बाढ़ आ गई है। और कोरोना पीरियड में सभी व्यवसायिक संस्थान बंद थे, सभी कार्यवाही बंद थी, एकाएक पूरा कार्यक्रम ठप था, लेकिन फिर भी साहित्यकार बैठा हुआ नहीं था। साहित्यकार बंद घरों में भी लिख रहा था और ऑनलाइन कार्यक्रम भी किए जा रहे थे। एक अब कोरोना का एक बहुत बड़ा उपहार मिला है ऑनलाइन कार्यक्रम का। बच्चे भी ऑनलाइन कार्यक्रम द्वारा पढ़ाई किए, उन लोग भी ना इस तरह से। तो कई संस्थाएं बन गई, साहित्यिक संस्थाएं बन गई, और उस तरह से कवि और लेखक सब अपने अपने स्तर से लिखते गए। कोरोना के पीरियड में लिखते गए, कोरोना के बारे में लिखते गए, लोगों को उत्साहवर्धन करते गए कि कोरोना से बचिए, डरिए मत, लेकिन कोरोना से बच के रहिए। इस तरह से लोग, साहित्यकार भी बैठा हुआ नहीं रहा और कोरोना से लड़ने की बात वो करता रहा और लोगों में जागरूकता पैदा करता रहा। जी, अपने आप से सक्रिय रहते हुए, गुजरते हुए आपने उम्र के ये 73 साल आपने जो पूरे किए हैं, ये जो आपका एक बचपन से जो होती है, बच्चों में एक हुनर होती है जो दिखती है उनके माता पिता में, अभिभावक में, तो इसमें आपके परिवार का, आपके माता पिता का ये शुरुआत, तो आपकी शुरुआत हो चुकी होगी बचपन से, जो बातें आती होगी कि लिखने की जो कला है, प्रवृत्ति जो हमारी होती है, ऐसे में आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपके परिवार का इसमें कितना योगदान है? बचपन में मेरे पिताजी रामचरितमानस पढ़ते थे जी। रामचरितमानस हमसे पढ़वाते थे और वो अर्थ बताते थे। और यह क्रम ऐसा चलते रहा कि रामचरितमानस गाकर, उसकी चौपाइयों को गाकर, दोहे को गाकर मुझे बड़ा आनंद आया और मुझे चौपाई दोहे याद होने लगे। तो हमको कविता की ओर झुकाव हुआ, और इतना झुकाव हुआ कि जब मैं प्राइमरी कक्षाओं से लेकर उच्च विद्यालय तक, पहले हिंदी की पुस्तक अगर मुझे मिलती थी तो मैं कविताओं को पहले याद कर लेता था। कविता के प्रति से झुकाव हुआ और तुकबंदी लिखना मैंने शुरू किया। और शुरू में तुकबंदी लिखते लिखते ऐसा हुआ कि एक बार इच्छा हो गई कि कहीं पर भेजें हम। तो पहले बालक, चंदा मामा आदि पत्रिकाएं निकलती थी बच्चों के लिए, तो बालक में हमने कविता भेजी और बालक में कविता छप गई हमारी जी। और वो दिन इतनी खुशी हुई कि हमको, कि उसी से हमको प्रेरणा लगी कि हम भी लिख सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं लेखन क्षेत्र में। इसके बाद हाई स्कूल में मैंने कविता लिखी। हाई स्कूल के शिक्षकों को मैंने दिया, वाल्मीकि सिंह उस समय होते थे हिंदी शिक्षक, उनको दिखाया, उनको बताया, तो उन्होंने भी हमें प्रेरित किया और हम लिखने लगे उस समय से। और जैसा कि हमको पता है कि आपकी एक कविता जो प्रकाशित हुई थी, जो छोटे छोटे बच्चों की, वो हम देखना चाहेंगे यहाँ और उसको जानना चाहेंगे। तो वहाँ पर एक है किताब जी, बच्चों के लिए मैंने किताब लिखी है, गीत मेरी बांसुरी के। इसमें बच्चों के लायक ये है और साक्षरता पर गीत है। साक्षरता पर गीत है जिसको कि एक बच्ची है, वो चाहती है कि हम स्कूल जाएंगे, चाहे कैसे हो परिस्थिति हो, लेकिन हम कुछ पंक्तियाँ उसकी गुनगुनाना चाहता हूँ जी। छकुनीले हाथ गैया बकरी चराइब, लेकिन माई हमहू स्कूल पढ़े जाइब। छकुनीले हाथ गैया बकरी चराइब, लेकिन माई हमहू स्कूल पढ़े जाइब। दिनवा बिताइब नहीं कुछ कुछ काम में, घास गढ़ब माटी कोड़ब रोटी बेलब शाम में। पेनहब फाटल कपड़ा रूखा सूखा खाइब, लेकिन माई हमहू स्कूल पढ़े जाइब। इस तरह से
बच्चों बहुत के अच्छा आपने- प्रेरित करने वाला गीत है ना। ये आपके संग्रह से जो हम अभियान में चलाते हैं और इस किताब को जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो रिकमेंड की है बच्चों के लिए ना। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो समय है वो लिखी, इसको रिकमेंड किए बच्चों के लिए। और स्कूलों में किताब चली है, सब लोग सब स्कूल में हुआ है। बिल्कुल, आपने क और ख में भी बहुत अच्छा फर्क बताया कि पहले हम कर्म करेंगे, तभी हम खाएंगे। कर्म प्रधान होना चाहिए व्यक्ति को। और आपने ये जो शिक्षा यही सब गीत और यही सब काम है कि हमको राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचाया। जी, ये जो यहाँ देखने को मिल रहा है, जो झारखंड विधानसभा जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, और ये देखिए ये जो संग्रह है शायद यहाँ किसी के पास नहीं है जो आपके पास संग्रह है। और आपसे हम हमेशा सीखते रहेंगे। और हम ये जानना चाहेंगे इसी में कि आपको जो ये जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, बढ़ते चरण काव्य जी, और इसके साथ खुलती पंखुड़ियाँ जी हाँ, और गीत मेरी बांसुरी के बूंद बूंद सागर, फिर भी मैं हूँ, इन सब जो काव्य रचना जो आपने शुरुआत की थी, इसके बारे में आप कुछ। गीत बनते गए, कविताएं बनती गई, समय परिस्थितियां जो जो देखते गए और वो सब लिखते गए। और हमको किताब छपवाने का, कविता करने का, मैं तो ऐसे लिखता हूँ और तुकांत कविता लिखता हूँ मुक्त छंद में, लेकिन गीत लिखता हूँ तो मंच पर मैं गीत ही गाता हूँ। तो वो गीतों की पुस्तक मेरी है, गिरा नहीं अभी घरौंदा, एक गीत है जिसमें 75 गीत हैं, उसको मैं लिखा हूँ। और इसी के गीत हैं जो पसंद किए गए। और हमारे वर्ग 8 में, ये हाई स्कूल में, पूरे झारखंड में एक गीत हमारे चलते हैं, वहाँ पर शामिल है इस गीत को। और झारखंड के प्रति गीत है, इसी गीत से लिए गए हैं इसमें ना। इसमें पलामू जिला वाला जिला गीत भी है और झारखंड वाला गीत भी है। इसी गीत से इसको लिया गया है ना। तो मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को बिल्कुल हमारे दर्शक भी आपका इंतजार कर रहे हैं। और पुस्तक में जो शामिल है उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। हम विकास पथ के राही, हम अनंत तक जाएंगे, हम सपनों के झारखंड को मंजिल तक पहुंचाएंगे। आसमान के तारों को हम तोड़ कर भी ला सकते हैं, हम में पौरुष है सदियों से ताकत दिखला सकते हैं। बिरसा की पावन मिट्टी का, बिरसा की पावन मिट्टी का हर दिन तिलक लगाएंगे। हम विकास पथ के राही, हम अनंत तक जाएंगे। पत्थर पर भी फूल उगाएं, ऐसा जज्बा इसमें है। भारत माँ का मुकुट बनेगा, ऐसी सुषमा इसमें है। जंगल के सुरभित आंचल, जंगल के सुरभित आंचल हम दुनिया में लहराएंगे। हम विकास पथ के राही हैं, हम अनंत तक जाएंगे। पीछे मुड़कर कौन देखेगा, हम आगे बढ़ने वाले। अपनी है पहचान यही, हम नित नवीन गढ़ने वाले। झारखंड के गांव गांव में, झारखंड के गांव गांव में नया सवेरा लाएंगे। हम विकास पथ के राही हैं, हम अनंत तक जाएंगे। हम सपनों के झारखंड को मंजिल तक पहुंचाएंगे। यही गीत है जो वर्ग 8 में शामिल है। जी, और हम कहते हैं कि हमारी पलामू नीलांबर पीतांबर की पावन धरती है, वीर सपूतों की पावन धरती है। जरूर। और ऐसे में जब आप लिखते हैं और ऐसे में जब आपकी रचनाएं प्रकाशित होती है, तो एक प्रकाशमय दुनिया की ओर हम बढ़ते हैं, हमारे कदम आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में जैसा कि हमने आपसे अभी पूछा था कि आज के परिवेश में आप क्या कहना चाहेंगे। अभी पिछले वर्ष आपकी काव्य पुस्तक भी आई है, काव्य पुस्तक भी आई है। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आप समझ चुके हैं और उस पे, जैसे कि अभी हमारे देश का जो माहौल है, जो परिवेश है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, इन सब के बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे।
अभी हमारे देश का परिवेश या समाज का परिवेश जी अभी लग रहा है कि टूट रहा है, लोगों में बिखराव आ रहा है। हमारा देश जो सभी जातियों का, सभी धर्मों का देश है, सब लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए काम किया है, बिल्कुल अपनी कुर्बानी दी है। जी लेकिन आज के माहौल में देखते हैं कि थोड़ा दूरियां बन रही है। हाँ, इसीलिए आदमी अपना सम्मान खो चुका है और दूसरे का भी सम्मान लेने के लिए वो तैयार है। बिल्कुल ऐसी स्थिति में भी हमारे द्वारा एक रचे हुए गीत हैं जी जो ऐसा बताते हैं कि आदमी को कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में। तो मैं एक सुना रहा हूँ आपको, कुछ पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। एक गीत है, हर किसी के हाथ में सम्मान होना चाहिए, क्या बात हर किसी के हाथ में सम्मान होना चाहिए, दिल में सबके वास्ते स्थान होना चाहिए, दिल में सबके वास्ते स्थान होना चाहिए, हर किसी के हाथ में सम्मान होना चाहिए, कार्य संपादन मगर अपनी सीमा आधार हो, सादगी सौहार्द मर्यादा लिए व्यवहार हो, मन किसी का ना दुखे, मन किसी का ना दुखे यह ध्यान होना चाहिए, दिल में सबके वास्ते स्थान होना चाहिए। दर्शकों, हमारी बातें हो रही है हमारे झारखंड के वरिष्ठ कवि और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कवि हरिवंश प्रभा जी से, और भी हमारी बातें होगी। आप ये सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। नमस्कार दर्शकों, से अल्प विराम के बाद हम फिर आप सबके बीच में मुखातिब हो चुके हैं और हम बात करेंगे, जहाँ कविता की बात होती है तो बहुत सारी बातें हो जाती है। हम वीर रस की बात करते हैं, श्रृंगार रस की बात करते हैं। ऐसे में सावन का महीना चल रहा है और हम हमारे कवि जो लिखते हैं कजरी भी गुनगुनाते हैं सावन के माह में। तो अपनी बातों को कम करते हुए उन्हीं से मैं बात करवाती हूँ कि ये सावन की जो सावन का महीना चल रहा है, महादेव हर हर महादेव के नारे हर जगह लग रहे हैं जो हमारे भोले बाबा के। ऐसे सावन की जो कविताएं आपने लिखी होगी, कुछ न कुछ जो बातें हुई होंगी उस सावन की कड़ियों में, आप यहाँ पे जोड़े हमारे दर्शकों से। सावन महीना शंकर भगवान को प्रिय है जी, और सावन महीने में लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, बाबा धाम जाते हैं या जहाँ भी शंकर जी का मंदिर है वहाँ पूजा करते हैं। और सावन धार्मिक ख्याल के साथ साथ किसानों के का भी महीना है, किसान खेती बाड़ी करते हैं। और इसके अलावा एक तीसरी बात है कि वो प्रेमी प्रेमिका का भी महीना है। सावन में गर्मी के बाद जो बरसात का आगमन होता है तो नदियों में पानी आ जाता है, चारों तरफ धरती पर हरियाली छा जाती है और मिलन, प्रेम, जुदाई, आकर्षण सब कुछ सावन में व्याप्त हो जाता है। तो मेरी रचना भी एक श्रृंगार रस की रचना है। मैं चाहता हूँ कि गुनगुनाऊं आप लोगों के सामने। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं आपकी रचना सुनने की। और बात है सावन की, जो हम बात कर रहे हैं, तो सावन की अलग ही बात होती है जहाँ कजरी हम गुनगुनाते हैं और जहाँ इन्होंने कहा श्रृंगार रस की बात होती है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को सुनाएं।
बाहर पानी बरस रहा है, मौसम बड़ा सुहाना है। बाहर पानी बरस रहा है, बाहर पानी बरस रहा है, मौसम बड़ा सुहाना है। गीत मुझे तुम पर लिखना है, सावन तो एक बहाना है। गीत मुझे तुम पर लिखना है, सावन तो एक बहाना है। वर्षा मूसलाधार बिखर जाए जब नील गगन जुल्फें, तन मन में एहसास कराए छोकर अपनापन जुल्फें। आकांक्षा के पंख लगे, आकांक्षा के पंख लगे, जो चाहत का नजराना है। गीत मुझे तुम पर लिखना है, सावन तो एक बहाना है। आसमान की शोभा बनकर आभा तेरी झलक रही, चेहरा धुला हुआ तेरा ज्यों दामिनी नभ में दमक रही। नदियों की रफ्तार हो तुम, नदियों की रफ्तार हो तुम, ज्यों लहरों का बल खाना है। गीत मुझे तुम पर लिखना है, सावन तो एक बहाना है। बस एक बार निकल जाओ तुम बादल बनकर उमड़ घुमड़, उम्र तुम्हारी बढ़ती जाए, दरिया उमड़े जो बढ़ चढ़। बीच भंवर की असमंजस, बीच भंवर की असमंजस, और नावों को टकराना है। गीत मुझे तुम पर लिखना है, सावन तो एक बहाना है। भीगी हुई हवाओं तुमसे तन मन भीगा रहता है, दुनिया बस में करने को कोई हृदय भी जिंदा रहता है। मुस्कानों की खनक के आगे, मुस्कानों की खनक के आगे, जल फुहार बचकाना है। गीत मुझे तुम पर लिखना है, सावन तो एक बहाना है। बाहर पानी बरस रहा है, मौसम बड़ा सुहाना है। गीत मुझे तुम पर लिखना है, सावन तो एक बहाना है। बहुत अच्छी बात, एक बहाना ही है और एक सावन की शुरुआत है। और एक हमारा सौभाग्य है कि हम आपके बीच में हैं, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। बहुत अच्छी रचना जो आपकी थी, आपने गाकर हमारे दर्शकों को सुनाए। और हम कह रहे हैं कि दर्शकों से हमारी बातें हो रही है। और आज हमारे बीच हैं हमारे झारखंड के वरिष्ठ कवि हरिवंश प्रभात जी। तो दर्शकों, ऐसे ही नए एपिसोड जैसा कि आज हमने शुरू किया, ऐसे कारवां ये चलता रहेगा। और नए नए कवियों से, नए नए कवियों का जो हमारे रत्न हैं और जो हमारे कवि हैं, अलग अलग राज्यों से जो कवि जुड़ेंगे और उनसे हमारी बातें